दोस्तों, आज मुंबई की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी है। वो समुंदर जो बांद्रा के बैंड स्टैंड पर टकराकर शोर मचाता था, आज जैसे वो भी थम सा गया है। क्योंकि गैलेक्सी अपार्टमेंट, वो घर जिसके बाहर हजारों फैंस अपने भाईजान की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदी सिनेमा का वो कोहिनूर, वो कलम का जादूगर जिसने बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन दिया, जिसने शोले की आग और दीवार की मजबूती दी, आज खुद जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसका क्लाइमेक्स किसी को नहीं पता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलीम खान साहब की, जो इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में वेंटिलेटर पर अपनी सांसों की जंग लड़ रहे हैं। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक दौर के थम जाने का डर है। ये उस बेटे की आंसुओं की कहानी है जो दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहता है, लेकिन आज अस्पताल के गलियारों में अपनी नम आंखें छिपाता फिर रहा है। 17 और 18 फरवरी 2026 की वो दरमियानी रात जिसने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम दी है। लीलावती अस्पताल के आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? आखिर रूटीन चेकअप अचानक ब्रेन हेमरेज जैसी जानलेवा स्थिति में कैसे बदल गया? आज हम आपको इस वीडियो में उस पूरी दास्तान के सफर पर ले चलेंगे। इंदौर की गलियों से लेकर मुंबई के वेंटिलेटर तक कहानी की शुरुआत होती है उस मनहूस सुबह से, यानी मंगलवार 17 फरवरी 2026। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और गैलेक्सी अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सलीम साहब, जो 90 साल की उम्र में भी अपनी मॉर्निंग वॉक और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अचानक असहज महसूस करने लगे। उन्हें सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी, उनका शरीर सूजने लगा था और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर बढ़ गया था। घर में हड़कंप मच गया, क्योंकि सलीम साहब की सेहत के साथ खान परिवार कभी कोई रिस्क नहीं लेता। आनंद फानन में उनके फैमिली डॉक्टर संदीप चोपड़ा को बुलाया, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए एक पल भी गनमाना मुनासिब नहीं समझा गया और उन्हें तुरंत बांद्रा के लीलावती अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। शुरुआत में तो खबरें आई कि यह बस एक रूटीन चेकअप है, शायद परिवार नहीं चाहता था कि उनके चाहने वालों में पैनिक फैले। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढला, अस्पताल की दीवारों के पीछे का सच सामने आने लगा, और वो सच बहुत डरावना था। शाम होते होते लीलावती अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया के सामने आकर जो कहा, उसने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि सलीम खान को ब्रेन हेमरेज हुआ है। सोचिए उस पल का मंजर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग के दाहिने हिस्से में एक नस फट गई थी, जिसे मेडिकल भाषा में रपच्चर्ड ब्लड वेसल कहते हैं, और दिमाग के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। ये 90 साल की उम्र में एक बेहद जानलेवा स्थिति होती है। डॉक्टरों की एक हाई प्रोफाइल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय चौहान, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मेनन और न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन डांगे शामिल थे। फैसला तुरंत लेना था, इसलिए सर्जरी की गई ताकि दिमाग के अंदर जमे खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट को हटाया जा सके और ब्लीडिंग रोकी जा सके। 18 फरवरी 2026 की ताजा स्थिति के मुताबिक सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनकी हालत को डॉक्टर स्थिर लेकिन गंभीर बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है और उन्हें आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा गया है। डॉक्टर जलील पारकर ने साफ कहा है कि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक है और हम उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मेडिकल ड्रामा के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल को कचोटती है, वो है बॉलीवुड के दबंग, हमारे भाईजान सलमान खान की। वो सलमान खान जो अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में मसरूफ थे। खबर मिलते ही सब कुछ छोड़कर नंगे पांव अस्पताल की तरफ भागे। जो इंसान पूरी दुनिया के सामने टाइगर है, वो उस रात एक बेबस बेटा बनकर रह गया था। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उन्होंने काली टी शर्ट और टोपी पहन रखी थी। मीडिया के कैमरों ने जब उन्हें घेरा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो किसी गहरी पीड़ा में थे और दुनिया को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते थे। वो चेहरा जिस पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती थी, कल रात एकदम टूटा हुआ दिख रहा था। क्योंकि सलमान के लिए सलीम साहब सिर्फ पिता नहीं, उनके भगवान है, उनके मेंटर है, उनकी दुनिया है। पूरा खान परिवार, अरबाज, सोहेल, अलवीरा, अर्पिता और दामाद आयुष शर्मा सब ढाल बनकर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ तक कि दोनों पत्नियां सलमा जी और हेलेन जी अपनी उम्र और तकलीफ को भूलकर वहां डटी हुई है। यह परिवार का वो प्यार है जो आज सलीम साहब की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, सलीम खान की शख्सियत सिर्फ इन मेडिकल बुलेटिन तक सीमित नहीं है। वो एक फाइटर है और ये जज्बा उन्हें विरासत में मिला है। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं उस दौर में जब सलीम खान नहीं बल्कि इंदौर के एक यतीम शहजादे थे। कहानी 24 नवंबर 1935 से शुरू होती है, जब इंदौर में एक बेहद रसूखदार परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी रगों में अफगानिस्तान के अल्कोज़ई पश्तूनों का खून दौड़ता है।
उनके पिता पुलिस में डीआईजी थे, जो उस जमाने में किसी हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ी बात थी। महज 9 साल की उम्र में एक बच्चा जिसे अपनी माँ की गोद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे अपनी माँ से दूर कर दिया गया। उनकी माँ सिद्दीका बानो को टीबी हो गई थी और उस दौर में टीबी को मौत का दूसरा नाम माना जाता था। सलीम को सख्त हिदायत थी कि वो माँ के पास न जाए। वो बगीचे में खेलते और उनकी माँ खिड़की से उन्हें देखकर आंसू बहाती, लेकिन कभी गले नहीं लगा पाई। सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा, बिना एक बार छुए। कुदरत का कहर यही नहीं रुका। 14 साल की उम्र तक आते आते 1950 में पिता का साया भी सर से उठ गया। एक आलीशान घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन सलीम खान दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले हो गए थे। माता पिता को खोने के गम ने उन्हें समय से पहले बड़ा कर दिया। वो कॉलेज में कार लेकर जाते थे, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे, और तो और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी था। वो आसमान में प्लेन उड़ाते थे, एक असली राजकुमार की तरह। उनकी पर्सनालिटी इतनी शानदार थी कि लोग कहते थे, अरे सलीम तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बम्बई जाकर हीरो बनना चाहिए। और बस यहीं से माया नगरी का नशा उनके सिर चढ़ गया। डायरेक्टर के अमरनाथ की नजर उन पर पड़ी और उन्हें मुंबई आने का न्योता मिला। इंदौर का वो राजकुमार जब मुंबई आया तो उसे मरीन ड्राइव पर एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, जिसका किराया 55 रुपए महीना था, और वो कमरा शेयर करना पड़ता था। कहाँ वो डीआईजी का बेटा और कहाँ मुंबई की यह कंकाली, लेकिन आंखों में सपने थे। उन्होंने शुरुआत एक एक्टर के तौर पर की। फिल्म बारात 1960 मिली। तेरी कोई कहना है वह तीन बजे ला ला वो कोई खानुआ और मार का पर आपके नाम नहीं जुबले हुआ। फिर तीसरी मंजिल, सरहदी लुटेरा और दीवाना जैसी फिल्में आई। सुनिए, ये गेंद मेरा है। यहाँ पे फ्लोर और बेड, अगली जल्दी से तैयार हो जाओ, आगे चले। वही बात करें कि छाव में शादी करेंगे, वही हनीमून मनाएंगे और वही से चले जाइए। हवा तक नहीं। स्क्रीन पर उन्हें प्रिंस सलीम कहा गया, लेकिन वो स्टारडम, वो तालियां उनसे कोसों दूर रहीं। लगभग 25 फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनका चेहरा नहीं, उनकी सोच ही उनकी असली ताकत है। और यही वो मोड़ था जहां से हिंदी सिनेमा का इतिहास बदलने वाला था। इसी संघर्ष के दौरान फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर तकदीर ने उन्हें एक और स्ट्रगलर से मिलवाया, जिसका नाम था जावेद अख्तर। जावेद क्लैपर बॉय थे, डायलॉग्स लिखने की कोशिश कर रहे थे, और सलीम कहानियां बुनने में माहिर थे। एक के पास कहानी का ढांचा था, दूसरे के पास शब्दों का जादू। दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच हुई कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी साझेदारी सलीम जावेद का जन्म हुआ। यह वो दौर था जब राइटर्स को सेट पर मुंशी जी कहकर बुलाया जाता था और पोस्टर पर उनका नाम ढूंढना मुश्किल होता रहा। लेकिन सलीम खान ने इस रवायत को बदल दिया। उन्होंने मांग की कि उनका नाम पोस्टर पर हीरो के बराबर लिखा जाए और फीस भी हीरो के बराबर हो, और उन्होंने ये हासिल भी किया। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने बॉलीवुड से रोमांस की कोमल दौर को खत्म कर दिया और एक ज्वालामुखी को जन्म दिया, जिसे हम अमिताभ बच्चन या द एंग्री यंग मैन कहते हैं। पुलिस स्टेशन है, यह सलीम खान का विजन था। एक ऐसा हीरो जो सिस्टम से लड़ता है, जो अपनी मुट्ठियां भींचकर अपने हक के लिए खड़ा होता है। इसके बाद हिट फिल्मों की झड़ी लग गई। शोले, जिसे फिल्म नहीं धर्म ग्रंथ माना जाता है, गब्बर सिंह, जय वीरू, बसंती ठाकुर, ये सब सलीम खान और जावेद अख्तर के दिमाग की उपज थे। ये भारत की पहली 70 mm फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दीवार का वो संवाद, मेरे पास माँ है, आज भी रोंगटे खड़ी कर देता है। दो भाइयों के बीच की दीवार, फर्ज और अपराध की कश्मकश, यह सलीम जावेद का मास्टर स्ट्रोक था। डॉन, त्रिशूल, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया, इन्होंने 24 फिल्में साथ लिखी, जिनमें से 22 ब्लॉकबस्टर रही। ऐसा स्ट्राइक रेट तो क्रिकेट में ब्रैडमैन का भी नहीं था। लोग थिएटर के बाहर चिल्लाते थे, ये सलीम जावेद की पिक्चर है। स्टार्स उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे। सलीम खान अब सिर्फ एक राइटर नहीं, एक सुपरस्टार थे। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैंस का जमावड़ा लगने लगा था। लेकिन हर अच्छी स्क्रिप्ट में एक ट्विस्ट जरूर आता है। साल 1982 में एक खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया कि सलीम और जावेद अलग हो रहे हैं। वो जोड़ी जिसने शोले लिखी वो टूट गई। जावेद अख्तर लिरिक्स लिखने की तरफ ज्यादा झुक रहे थे और शायद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। सलीम खान ने एक इंटरव्यू में उस पल का जिक्र किया था। एक दिन जावेद आए और बोले, मैं अलग होना चाहता हूँ। मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है। सलीम साहब ने जावेद को उनकी गाड़ी तक छोड़ने से भी मना कर दिया। शायद वो अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक खामोश विदाई।
लेकिन इस अलगाव ने सलीम खान को अंदर से तोड़ दिया था। मगर आज जब सलीम खान अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो वही जावेद अख्तर जिनसे कभी राहें जुदा हो गई थी, सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे। उनकी सफेद कुर्ते वाली तस्वीर और उदास चेहरा बता रहा था कि रिश्ते कभी मरते नहीं, पुरानी दोस्ती आज भी जिंदा है। सलीम खान की जिंदगी का एक और पहलू है जो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं, और वो है उनकी लव लाइफ और दूसरी शादी। इंदौर से मुंबई आए सलीम की मुलाकात सुशीला चरक से हुई थी, एक डोगरा राजपूत लड़की। 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया, पार्कों में मिले और फिर 1964 में तमाम मजहबी दीवारों को तोड़कर शादी कर ली। सुशीला बन गई सलमा खान। लेकिन तूफान तब आया जब 1981 में सलीम खान ने बॉलीवुड की डांसिंग दीवा हेलेन से शादी कर ली। उस वक्त वो सलमा खान के साथ शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। सोचिए उस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट का माहौल क्या रहा होगा। सलमान खान उस समय टीनेजर थे, माँ सलमा खान डिप्रेशन में थी, बच्चों ने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया था। सलमान ने एक बार कबूला था कि वो अपनी माँ को तकिए में मुंह में छिपाकर रोते हुए देखते थे और अपने पिता से नफरत करने लगे थे। लेकिन सलीम खान ने हार नहीं मानी, वो एक परिपक्व इंसान की तरह खड़े रहे। उन्होंने अपने बच्चों को बिठाया और कहा, मैं दूसरी औरत से प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार नहीं करता। तुम्हें हेलेन को माँ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे इज्जत देनी होगी। धीरे धीरे सलमा खान और हेलेन के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने मिसाल कायम कर दी। आज ये पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता है। सलीम खान ने साबित किया कि रिश्ते कागज के टुकड़ों से नहीं, दिल की सच्चाई से निभाए जाते हैं। आज जब वो अस्पताल में हैं, तो सलमा और हेलेन दोनों एक साथ उनकी सलामती की दुआ मांग रही हैं। यह है सलीम खान की कमाई हुई असली दौलत। सलीम खान सिर्फ एक प्यार करने वाले पिता नहीं, एक सख्त अनुशासक भी रहे हैं। सलमान खान की जिंदगी में जब भी कोई विवाद हुआ, सलीम खान ढाल बनकर खड़े रहे, लेकिन गलत होने पर सुधारने से भी पीछे नहीं हटे। एक मशहूर किस्सा है सुभाष घई के साथ सलमान का झगड़ा। एक पार्टी में नशे की हालत में सलमान खान ने दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। सलमान ने बाद में एक्सेप्ट किया था कि सुभाष घई के उकसावे वाले व्यवहार, जैसे उनके चेहरे के पास प्लेट तोड़ना, चम्मच से मारना और सलमान के जूतों पर पेशाब करने की वजह से सलमान ने अपना आपा खो दिया और थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद पूरी इंडस्ट्री सलमान के खिलाफ हो गई थी। अगले ही दिन सलीम खान ने सलमान को बुलाया और कहा, जाओ और अभी सुभाष से माफी मांगो। सलमान जो दुनिया के लिए भाई थे, पिता की एक डांट पर बच्चे की तरह सुभाष घई के घर गए और माफी मांगी। अगर उस दिन सलीम खान ने हस्तक्षेप न किया होता, तो शायद सलमान का करियर उसी दिन खत्म हो गया होता। ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय वाले विवाद में भी सलीम खान ने बड़ी बेबाकी से कहा था, कोई और ले गया, कोई और चला गया, और ये दोनों वही के वही रह गए। उन्होंने हमेशा अपने बेटों को जमीनी हकीकत से जोड़े रखा। आज जब हम सलीम साहब के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुन रहे हैं, तो एक कड़वा सच और भी सामने आया है, मीडिया और नैतिकता का। जब सलमान खान अस्पताल से निकल रहे थे, पैपराजी ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। फ्लैशलाइट्स की चकाचौंध और शोर शराबा। सलमान की आंखों में वो तकलीफ साफ थी। वो बस अपने पिता से मिलकर आ रहे थे और उन्हें एक पल की शांति नहीं दी गई। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले जब धर्मेंद्र पास जी अस्पताल में थे और उनका वीडियो लीक हुआ था, तब अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था, नो एथिक्स लेफ्ट, यानी कोई नैतिकता नहीं बची। आज फिर वही हो रहा है। क्या एक बेटे को अपने बीमार पिता से मिलकर निकलने का रास्ता भी नहीं दिया जा सकता? क्या हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं? यह सवाल आज हर उस इंसान के जहन में है जो सिनेमा और उसके सितारों से प्यार करता है। लीलावती अस्पताल का माहौल इस वक्त बेहद गमगीन है। संजय दत्त, जो सलमान के जिगरी यार है, खबर मिलते ही दौड़े चले आए। उनके चेहरे पर भी वही शिकन थी जो एक भाई के चेहरे पर होती है। परिवार, दोस्त और इंडस्ट्री के तमाम लोग दुआ कर रहे हैं। सलीम खान साहब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। 90 साल की उम्र में भी वो जिंदगी से वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे उनकी फिल्मों के हीरो विलन से लड़ते थे। इंदौर का वो यतीम बच्चा जिसने बचपन में माँ बाप को खोया, मुंबई की सड़कों पर ठोकरें खाई, 50 रुपए के कमरे में रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कलम की स्याही से वो इतिहास लिखा जिसे वक्त की धूल भी नहीं मिटा सकती। आज वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, वेंटिलेटर के सहारे हैं, लेकिन उनकी रूह, उनका हौसला आज भी दबंग है। वो वही पिता है जिन्होंने सलमान खान को एक बार कहा था, बेटा, जिंदगी में कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न मान लो। आज यकीनन वो खुद इसी मंत्र को दोहरा रहे होंगे। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, परिवार अपनी सेवा में लगा है, अब बारी हमारी है। सलीम साहब की करोड़ों चाहने वालों की दुआओं में बहुत असर होता है दोस्तों।
आइए हम सब मिलकर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हमारे सिनेमा का ये शोले फिर से दहक उठे, वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की उस बालकनी में वापस आए और अपने उसी चिर परिचित अंदाज में हाथ हिलाए। सलीम खान ने अपनी कहानियों से हमें रोना, हंसना और लड़ना सिखाया है। आज जब वो खुद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी सिखाई हुई हिम्मत ही उनकी काम आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम सलीम खान साहब के बारे में बात करें तो खबर उनकी रिकवरी की हो, उनके घर लौटने की हो। तब तक के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक खबरों पर भरोसा करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर है और वो वेंटिलेटर पर है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।